हाय फ्रेंड्स, आज हम विश्व के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी, जिसे अंग्रेजी में वोल्केनो कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी हमारी भूगर्भिक जो शक्तियां होती है उनके द्वारा जनित एक आकस्मिक प्राकृतिक क्रिया होती है। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा जनित एक आकस्मिक प्राकृतिक क्रिया होती है, जिसके अंतर्गत विस्फोट के साथ इसके अंतर्गत क्या होता है? विस्फोट के साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग से विस्फोट के साथ क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, राख, धूलकण, गैसें, जलवाष्प, ज्वल खंडाश्मी पदार्थ, ज्वालामुखी बल्ब, क्या ज्वालामुखी बम, लैपिली, तो इस तरह बहुत सारी चीजें एक साथ बाहर निकलती है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि ज्वालामुखी में उद्गार के साथ क्या क्या बाहर निकलता है, तो विस्फोट के साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग से हमारे लावा, राख, धूलकण, गैसें, जलवाष्प, ज्वल खंडाश्मी पदार्थ, ज्वालामुखी बल्ब, लैपिली, इस तरह की चीजें बाहर निकलती है। आप इसे याद रखेंगे। और ज्वालामुखी क्या होता है? ये भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा जनित एक आकस्मिक प्राकृतिक क्रिया होती है। बात करें ज्वालामुखी उद्गार की, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय कई गैसें निकलती है। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि ज्वालामुखी उद्गार के समय कौन कौन सी गैसें निकलती है, तो आपको बताना होगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑर्गन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह बहुत सारी गैसें निकलती है। एक बार वापस बता दें आपको, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑर्गन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह बहुत सारी गैसें बाहर निकलती है। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी उद्गार तो होता है, लेकिन उद्गार के क्या क्या कारण हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के कारणों की बात करें तो ज्वालामुखी उद्गार के पीछे कई भूवैज्ञानिक और भौतिक कारण होते हैं। जैसे पहला कारण आता है भूगर्भ में ताप की वृद्धि। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन की वजह से, क्या जो हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है 100 से 200 किलोमीटर का बीच का भाग है, तो उस भाग की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन की वजह से अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है। क्या रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन की वजह से क्या होता है? तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। और इस बढ़े हुए तापमान की वजह से क्या है? चट्टानें पिघल जाती है। और पिघली हुई चट्टानों को हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। तो इससे क्या है? मैग्मा का निर्माण होता है, जो हमारे ज्वालामुखी उद्गार में सहायक होता है, मतलब ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से बाहर निकलता है। दूसरा कारण आता है हमारा विवर्तनिकी गतिविधि। अब प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें तो प्लेटों की गति क्या है? ज्वालामुखी उद्गार का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। प्लेटों की गति क्या है? ज्वालामुखी उद्गार का एक बहुत प्रमुख कारण है। अभिसारी या फिर हमारे देखें अपसारी प्लेट किनारों पे, अभिसारी और अपसारी दोनों प्लेट किनारों पे क्या है? ज्वालामुखी क्रियाएं विशेष रूप से सक्रिय होती है। जहाँ प्लेट टकराती है या फिर एक दूसरे से दूर जाती है। अभिसारी का मतलब प्लेटें आपस में टकरा रही है, अभिसारी का मतलब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। वहां पे मैग्मा सतह पे आने का मार्ग पाता है, मतलब सतह पे आने के लिए उसे मैग्मा को रास्ता मिल जाता है। तो विवर्तनिक गतिविधियों के माध्यम से भी हमारे ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तीसरा कारण देखिए तो हमारे भूकंप। भूकंप की बात करें तो जिन जिन क्षेत्रों में बार बार भूकंप आते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां बार बार भूकंप आते हैं वहां पे चट्टानों में दरारें या फिर भ्रंश बन जाती है। वहाँ पे क्या चट्टानों में दरारें या फिर भ्रंश बन जाती है। और इन दरारों के माध्यम से क्या भूगर्भ का मैग्मा सतह की ओर आ जाता है। भूगर्भ के अंदर जो मैग्मा होता है सतह की ओर बाहर आ जाता है, जिससे हमारा ज्वालामुखी उद्गार की संभावना बढ़ जाती है। क्या ज्वालामुखी उद्गार की संभावना इससे बढ़ जाती है। चौथा कारण आता है हमारे क्या दाब में कमी। तो पृथ्वी की ऊपरी परतों के क्या जो पृथ्वी की ऊपरी परतें हैं, तो पृथ्वी की ऊपरी परतों के अत्यधिक दबाव के कारण या पृथ्वी की ऊपरी परतों की वजह से बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। और इस दबाव के कारण भूगर्भ की चट्टानें सामान्यतः ठोस अवस्था में रहती है। कि भूगर्भ की जो चट्टानें होती है वैसे तो सामान्यतः क्या ठोस अवस्था में रहती है, लेकिन जब किसी कारणवश ऊपरी परतों का दबाव कम हो जाता है, क्या किसी भी कारणवश क्या होता है ऊपरी परतों का दबाव कम हो जाता है, तो चट्टानों का गलनांक मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी कम हो जाता है, जिससे भी क्या होती है पिघल जाती है। पिघलने की वजह से क्या मैग्मा बन जाता है। और यही मैग्मा फिर क्या है ज्वालामुखी क्रिया को प्रोत्साहित करता है और बाहर आ जाता है। फिर एक कारण आता है हमारा कौन सा? समस्थितिक समायोजन, जो हमने भूकंप के चैप्टर में भी आपसे डिस्कस किया था। समस्थितिक समायोजन की बात करें, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट की बात करें, तो पृथ्वी के ऊंचे और नीचे भूभाग या पृथ्वी के ऊंचे और नीचे भूभागों के बीच में एक प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? समस्थिति कहते हैं। जब क्या हमारे अप्रदनकारी जो क्रियाएं होती है, जब अप्रदनकारी क्रियाओं के द्वारा मतलब निक्षेपण और अप्रदन, तो इनको हम क्या बोलते हैं? अप्रदनकारी क्रियाएं।
तो अप्रदानकारी क्रियाओं के द्वारा निक्षेपित मलबा समुद्री क्षेत्रों में जाके जमा हो जाता है। जैसे यहाँ से अपर्दन की क्रिया होती है और अपर्दन की क्रिया के बाद क्या है, सागरों के अंदर क्या है, ये जो मलबा जाकर जमा हो जाता है और इस मलबे के जमा होने की वजह से वहां का अत्यधिक भार बढ़ जाता है। तो क्या ये संतुलन क्षणिक रूप से बिगड़ जाता है, पृथ्वी का जो क्षणिक संतुलन है ये क्षणिक रूप से बिगड़ जाता है। और इस भूगर्भिक असंतुलन की वजह से क्या आंतरिक संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। इस भूगर्भिक असंतुलन की वजह से क्या होते हैं, आंतरिक संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिनसे क्या है ज्वालामुखी क्रियाएं सक्रिय हो जाती है और लावा बाहर निकलता है। तो यहाँ से क्या है, अपरदन के कारण क्या है, जो जमाव यहाँ होता है, इसके बाद क्या है, जो लावा है वहां से यहाँ से आते और यहाँ पे पहाड़ से माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसे हम कहते हैं समस्थैतिक समायोजन। अगला हमारे कारण आता है गैसों की उत्पत्ति। गैसों की उत्पत्ति की बात करें तो भूगर्भिक जल, क्या भूगर्भिक जल की बात करें तो सतह से रिसकर जो नीचे पानी गया है उसकी बात करें तो भूगर्भिक जल दरारों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंच जाता है। क्या दरारों के माध्यम से क्या पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंच जाता है, लेकिन अत्यधिक ताप के कारण वो वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। के अंदर पहुंचने के बाद क्या अत्यधिक ताप की वजह से वो क्या वाष्प में परिवर्तन हो जाता है उसका। यह वाष्प क्या अत्यधिक दाब उत्पन्न करती है और उद्गार में नोदक शक्ति जो प्रोपेलिंग फोर्स है इसका कार्य करती है। जो ये हमारी वाष्प है ये क्या करती है, उद्गार में नोदक शक्ति का कार्य करती है, जिससे हमारे मैग्मा और अन्य पदार्थ सतह की तरफ धकेले जाते हैं और वो सब जो हमारा मैग्मा है लावा के रूप में बाहर निकल जाता है। अब हम देखेंगे हमारे मैग्मा जब बाहर निकलता है तो लावा का रूप ले लेता है। तो लावा की बात करें तो लावा दो प्रकार का होता है। या बाहर निकलने के बाद लावे की बात करें तो लावा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पिघले हुए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, लावा कहते हैं। लावा की रासायनिक संरचना विशेष रूप से सिलिका की मात्रा और उनके गुणों को निर्धारित करती है। क्या लावा की जो रासायनिक संरचना है उसमें कौन कौन सी चीजें खास होती है, एक तो हमारे सिलिका की कितनी मात्रा है, ये खास बात होती है जिससे पता चलता है लावा किस प्रकार का है। इस आधार पे हमारे लावा के दो प्रकार बांटे गए हैं, एक तो हमारा अम्लीय लावा होता है, एक होता है हमारा क्षारीय लावा। अम्लीय लावा मतलब एसिडिक लावा, क्षारीय लावा मतलब बेसिक लावा। बात करें दोनों की तो दोनों में क्या अंतर है। अम्लीय लावा की बात करें तो इस प्रकार के लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। क्या सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, वो भी कितनी, लगभग 65% से ज्यादा हमारी सिलिका की मात्रा होती है। क्षारीय लावा की बात करें तो इस प्रकार के लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है और वो भी कितनी 45 से 55% तक होती है। अम्लीय लावा की बात करें तो ये लावा क्या होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, कम गर्म होता है, कम तरल होता है। आप इसे याद रखेंगे, जो अम्लीय लावा होता है ये ज्यादा गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, कम गर्म होता है, कम तरल होता है। जबकि क्षारीय लावा की बात करें तो ये पतला होता है, क्यों, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसी वजह से ये पतला होता है, अधिक गर्म होता है और अधिक तरल होता है। आप इसे याद रखेंगे। अम्लीय लावा की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है, हल्का होता है। अम्लीय लावा का रंग क्या होता है, हल्का होता है और इसे फेल्सिक लावा भी कहते हैं। अम्लीय लावा का रंग क्या होता है, हल्का होता है और इसे फेल्सिक लावा भी कहते हैं। जबकि क्षारीय लावा होता है, इसका रंग कैसा होता है, गहरा होता है और इसे मैफिक लावा कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे, फेल्सिक लावा मतलब अम्लीय लावा और मैफिक लावा मतलब क्षारीय लावा। आप इन दोनों नामों को याद रखेंगे। फिर बात करें अम्लीय लावा की तो ये लावा सामान्यतः क्या विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, क्यों, क्योंकि कम पतला होता है, मतलब भारी होता है, इसी वजह से क्या ये विस्फोट के साथ बाहर आता है। और इसके जमने से क्या होता है, इसके जमने से ऊंचे तीव्र ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है। इसके जमने से क्या होता है, ऊंचे तीव्र ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है। बात करें क्षारीय लावा की तो ऐसा लावा सामान्यतः कम विस्फोट के साथ बाहर आता है और इसके जमने से क्या लावा के मैदान और पठारों का निर्माण होता है। इसके जमने से क्या होता है कि लावा के मैदान और पठार का निर्माण होता है। अम्लीय लावा के उदाहरणों की बात करें जिससे हमारा रायोलाइट होता है, इसका जिसका तापमान 650 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो हमारा रायोलाइट के ये हमारे अम्लीय लावा होता है। क्षारीय लावा की बात करें तो बेसाल्ट लावा, जिसका तापमान हमारे 1000 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो इस तरह हमने अम्लीय और क्षारीय लावा में अंतर देख लिया। एक बार वापस बता दें, अम्लीय लावा में और क्षारीय लावा में तो सिलिका की मात्रा अम्लीय लावा में ज्यादा 65% ज्यादा, क्षारीय लावा में 45 से 55%। अम्लीय लावा हमारा गाढ़ा, चिपचिपा, कम गर्म और कम तरल होता है। क्षारीय लावा ज्यादा गर्म, अधिक तरल और पतला होता है। अम्लीय लावा हल्के रंग का फेल्सिक लावा कहलाएगा। क्षारीय लावा गहरे रंग का मैफिक लावा कहलाता है। और जो अम्लीय लावा है ये विस्फोट के साथ बाहर आता है, जिसकी वजह से क्या शंकु का निर्माण होता है। जबकि हमारा क्षारीय लावा की बात करें कम विस्फोट के साथ बाहर आता है और ये फैलाव करता है। फैलने से क्या होता है, यहाँ पे मैदान और पठारों का निर्माण होता है। अम्लीय लावा के उदाहरण हमारा रायोलाइट और क्षारीय लावा का उदाहरण हमारे बेसाल्ट। एक तीसरे प्रकार का लावा भी होता है जो बीच का होता है, दोनों के बीच का, मतलब अम्लीय और क्षारीय, जिसे एंडेसाइट लावा कहते हैं।
तो मध्य प्रकार का लावा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा अम्लीय और क्षारीय दोनों के बीच की होती है, जिसका तापमान हमारे 800 से 1000 के बीच में होता है। आप इसे याद रखेंगे। फिर बात करेंगे जो हमारा उद्गार होता है, जो हम ज्वालामुखी के अंदर उद्गार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उद्गार की बात करें कि लाव जो मैग्मा है किस प्रकार से बाहर आ रहा है, उसे हम उद्गार कहते हैं। उद्गार के प्रकार की बात करें तो ज्वालामुखी उद्भव मुख्यतः दो प्रकार से होता है। क्या ज्वालामुखी उद्भव क्या होता है? मुख्यतः दो प्रकार से होता है, ये तो आप समझते होंगे। यह तो इस कई बार तो क्या था, पूरी जमीन ही फट जाती है, और जमीन फटने की वजह से क्या लावा किधर से भी बाहर निकल सकता है। जैसे जमीन बीच में से फट गई और लावा क्या है किधर से बाहर निकल जाता है, इसे तो हम कहते हैं दरारी उद्गार। और या फिर क्या होता है, जैसे हमारे को पर्वत होते हैं, पर्वत में क्या होता है, एक बीच में से एक सुराही जैसी जगह बन जाती है, उस सुराही से ही क्या है, लावा बाहर निकलता है, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय उद्गार। तो दोनों को हम टेक्स्ट में देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या होगा, केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार है इसकी बारे में। तो केंद्रीय उद्गार की बात करें तो केंद्रीय उद्गार किसे कहेंगे, दरारी उद्गार किसे कहेंगे। उद्गार के आधार पर हमारे ज्वालामुखी पर्वत दो प्रकार के होते हैं। तो जब ज्वालामुखी उद्भव एक वाहक नलिका जिसे वेंट पाइप कहते हैं, वेंट या पाइप कहते हैं, उसके माध्यम से होता है। ज्वालामुखी उद्भव क्या, जब एक वाहक नलिका मतलब वेंट या पाइप के माध्यम से होता है तो उसे हम केंद्रीय उद्गार कहते हैं। जबकि दरारी उद्गार की बात करें, जब ज्वालामुखी उद्भव क्या किसी लंबी दरार मतलब फिशर के माध्यम से होता है तो उसे दरारी उद्गार कहते हैं। आप तो याद रखेंगे। जब क्या है, ज्वालामुखी उद्भव किसी लंबी दरार मतलब फिशर है इसके माध्यम से होता है तो उसे दरारी उद्गार कहते हैं। केंद्रीय उद्गार की बात करें तो इस प्रकार का उद्भव क्या सामान्यतः विस्फोट के साथ होता है। कैसा होता है, विस्फोट के साथ होता है, जिसमें क्या गैसों की तीव्रता ज्यादा होती है। दरारी उद्गार की बात करें तो इस प्रकार का उद्भव सामान्यतः कम विस्फोट के साथ होता है। क्यों? क्योंकि लावा आसानी से बाहर फैल जाता है, इसलिए विस्फोट ज्यादा नहीं होता। केंद्रीय उद्गार की बात करें तो इस उद्भव के दौरान लावा के साथ अन्य पदार्थ भी निकलते हैं, जैसे ज्वल खंडाश्मी पदार्थ, लेपिली, राग, गैसें, इस प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। जबकि हमारे जो दरारी उद्गार है उसके उद्भव के दौरान क्या सामान्यतः क्षारीय लावा निकलता है, जो क्या पतला होता है, अत्यधिक तरल होता है। केंद्रीय उद्गार की बात करें, केंद्रीय उद्गार आमतौर पे क्या अभिसारी जो प्लेट किनारे हैं वहां पे होते हैं, और इनसे क्या है, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। क्या होता है, इनसे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। जबकि दरारी उद्गार क्या अक्सर अपसारी प्लेट किनारों पे होता है, और इनके जमने से क्या ज्वालामुखी लावा मैदान और पठारों का निर्माण होता है। तो दोनों के बीच हमने अंतर देख लिया। अब ज्वालामुखी में क्या होता है, लावा बाहर निकलता है, मैग्मा गर्म होके बाहर निकलता है, उसे लावा कहते हैं। और इस लावे की वजह से क्या होता है, बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी स्थलाकृतियों के बारे में। तो ज्वालामुखी क्रिया से या ज्वालामुखी क्रिया से पृथ्वी की सतह के नीचे और ऊपर दोनों ही जगह पे अलग अलग तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उनकी बात करें तो दो तरह से इसको बांटा जाता है। एक तो होती है हमारे अंतर्वेदी स्थलाकृतियां, मतलब जो मैग्मा की वजह से धरती के अंदर स्थलाकृतियां बनती है उसे अंतर्वेदी स्थलाकृति कहेंगे, और जो बाहर बनेगी उसे बहिर्वेदी स्थलाकृतियां कहते हैं। तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, उनकी बात करें वो कौन कौन से, तो ये वो आकृतियां होती है जो मैग्मा के पृथ्वी की सतह के नीचे ही ठंडा होकर जमने से बनती है। मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता, और पृथ्वी की सतह के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है। तो इससे कौन कौन सी हमारी स्थलाकृतियां बनती है उनकी बात करें। एक स्थलाकृति होती है हमारी बैथोलिथ। कौन सी? इस बैथोलिथ। तो बैथोलिथ किससे कहेंगे, तो मैग्मा भंडार के ऊपर उठता हुआ मैग्मा, कि मैग्मा भंडार है वहां से मैग्मा ऊपर उठ रहा है। अब मैग उठते ही वह ठंडा हो जाता है, ज्यादा ऊपर नहीं गया लेकिन उठते ही ठंडा हो जाता है। तो मैग्मा भंडार के ऊपर उठता हुआ मैग्मा का विशाल गुंबदाकार पिंड जो पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, बैथोलिथ कहेंगे। और यह मैग्मा भंडार का ही जमा हुआ भाग होता है जो अक्सर बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे पाया जाता है। तो चित्र में आप देख सकते हैं बैथोलिथ आकृति का मतलब ये बैथोलिथ आकृति है। ये मैग्मा भंडार है जो पूरा नीचे आप देख रहे हैं, ये मैग्मा भंडार है। इससे ऊपर जाने की कोशिश की, क्या है, इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाकर ही क्या है ये जम जाता है, और इससे ये जुड़ा ही रहता है, इससे ये अलग नहीं होता है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, बैथोलिथ संरचना कहलाएगी। आप इसे याद रखेंगे। दूसरी संरचना आती है हमारी कौन सी, लैकोलिथ। क्या? दूसरी संरचना आती है हमारी कौन सी, लैकोलिथ। जब ऊपर उठता हुआ मैग्मा बीच में ही समतल गुंबदाकार रूप में जम जाता है। क्या? जो मैग्मा ऊपर उठ रहा है और बीच में क्या समतल गुंबदाकार रूप में जम जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैकोलिथ कहेंगे। और ये स्थलाकृति क्या है, एक वाहक नलिका के द्वारा मैग्मा भंडार से जुड़ी रहती है और ऊपर की परतों को मोड़ देती है। तो हमारे लैकोलिथ की बात करें तो जैसे चित्र में भी हम देख सकते हैं कि हमारे मैग्मा भंडार है, मैग्मा भंडार से एक वाहक नलिका के माध्यम से ऊपर निकला जो मैग्मा, और ये क्या है, यहाँ पे बीच में एक जगह मिली, जगह मिलने के कारण क्या है, ये यहीं पे रह जाता है और यहीं पे जम जाता है।
और इसकी वजह से कई बार क्या चट्टाने भी मुड़ जाती है, पहले सीधी थी लेकिन इस मैग्मा भंडार की वजह से क्या मुड़ जाती है। और ये ऊपर जो बनी संरचना है इसे हम क्या कहते हैं, लेकोलिथ कहते हैं। और लेकोलिथ क्या है, हमारे एक वाहक या वेंट के माध्यम से जो हमारे जो मैग्मा भंडार है इससे जुड़ी रहती है। ये हमारे नीचे मैग्मा भंडार है। तीसरी संरचना की बात करें, तीसरी संरचना आती है हमारी लोपोलिथ। क्या लोपोलिथ की बात करें कि जब ऊपर उठा हुआ मैग्मा क्या है, तस्तरी के आकार में या फिर अवतल रूप में जम जाता है। किस रूप में, तस्तरी के आकार में या फिर अवतल के रूप में जम जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लोपोलिथ कहते हैं। और यह भी हमारे मैग्मा भंडार से वाहक नलिका के द्वारा जुड़ा रहता है। तो लोपोलिथ में पै आता है, क्या आता है, पै आता है। और पै कैसा होता है, इस तरह बनाया जाता है कि जैसे ये हमारी वेंट पाइप है और वेंट पाइप से क्या है, इस तरह से कटोरे नुमा, क्या है, वेंट पाइप से कटोरे नुमा रूप में जुड़ जाता है, वो हमारे क्या कहलाएगा, लोपोलिथ कहलाएगा। चित्र में हम इसको देखें, लोपोलिथ। तो जैसे हमारी ये चित्र में लोपोलिथ आकृति है कि जैसे हमारी ये वेंट है, ये वेंट के माध्यम से ऊपर जा गया, लेकिन क्या है, यहाँ पे क्या है, एक कटोरी नुमा तस्तरी नुमा रूप में एक जगह मिली और जगह पे क्या है, ये मैग्मा ठंडा हो जाता है और क्या है, स्थलाकृति का निर्माण कर लेता है, जो इस आकृति होती है हमारी लोपोलिथ। अगली आकृति की बात करें, अगली आकृति आती है हमारी कौन सी, फेकोलिथ। फेकोलिथ की बात करें तो जब ऊपर उठा हुआ मैग्मा क्षैतिज रूप से क्या स्थान पाने पर, क्या क्षैतिज रूप से स्थान पाने पर लहरदार आकृति, जैसे हमारा फै होता है, क्या होता है, फै होता है। फै कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो हमारे क्या है, लहरदार आकृति में, क्या लहरदार आकृति में, इसमें तो ऐसे तो फै बनाते हैं, तो इसी वजह से क्या लहरदार आकृति की बात आती है इसमें। तो जहां जगह मिली वहां पे लहरदार आकृति में जम जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेकोलिथ कहेंगे। और इसका निर्माण क्या मैग्मा के अपनति के ऊपर और अभिनति के नीचे तल पर जमा होने से होता है। मतलब इस तरह होता है, जैसे ये मान लीजिए कि ये इस तरह से जमा हो गया, तो ऊपर का मतलब तो अपनति और नीचे का मतलब अभिनति होगा। तो यहाँ पे क्या मैग्मा जम जाता है, इस तरह से जम जाता है। तो इस तरह से एक आकृतियां बन जाती है, ये हमारी क्या कहलाती है, फेकोलिथ कहलाएगी। चित्र में भी हम आपको दिखा देते हैं फेकोलिथ आकृतियां कैसी है। कि जैसे ये हमारे फेकोलिथ है, ये क्या हमारे फेकोलिथ है, ये जैसे हमारी इस तरह से लहरदार आकृति में बन गई है जी। ये भी क्या हमारे वेंट के माध्यम से मैग्मा भंडार से जुड़ी रहती है, वेंट या पाइप के माध्यम से। अगली हमारी आकृति आती है कौन सी, शिल, ये शीट। जैसे हमारे कई बार कहते हैं ना कि आप एक बर्फ की सिल्ली ले आओ, क्या, बर्फ की सिल्ली ले आओ, जबकि हम क्या कहते हैं, सिल क्या होती है, या फिर कागज की शीट होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि कागज की शीट लेके आओ, ये बर्फ की सिल्ली लेके आओ। तो शीट और सिल में क्या अंतर था, शीट तो क्या होती है, पतली होती है, कागज की तरह पतली होती है, और सिल्ली क्या होती है, मोटी होती है। क्या सिल तो क्या होती है, मोटी होती है, और शीट क्या होती है, पतली होती है। जब क्या होता है, ऊपर उठा हुआ मैग्मा क्षैतिज रूप से फैल के एक पतली चादर के रूप में जमता है, क्या पतली चादर के रूप में जमता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, शीट कहते हैं। जब मैग्मा क्या है, क्षैतिज रूप से फैल के एक पतली चादर के रूप में जमता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शीट कहते हैं। और इस परत की मोटाई अधिक होने पे, यदि ये परत की मोटाई ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे, सिल कहेंगे। तो मोटा सिल, पतला शीट। तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये जैसे चित्र में ये क्या है, ये तुम्हारा शीट है, तो पतली परत है इसको तो शीट कहते हैं, और जो मोटी परत है उसे क्या कहेंगे, सिल कहेंगे। आप इसे याद रखेंगे। और फिर लास्ट आता हमारा डाई। डाई की बात करें तो मैग्मा भंडार से ऊपर की ओर लंबवत रूप में जमने से क्या होता है, डाई का निर्माण होता है। और एक दीवार जैसी आकृति होती है कि जैसे एक दरार है, दरार के रूप में मैग्मा बाहर निकल रहा था लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, वो अंदर ही जम गया। तो एक तरह से मैग्मा क्या है, एक दीवार के रूप में बन जाता है। और यही दीवार हमारी क्या कहलाती है, डाई कहलाती है, जो अक्सर क्या अपरदन के बाद ही दिखाई देती है, नहीं तो पता ही नहीं चलता उस दीवार के बारे में। तो आप ये याद रखना, ऊपर की तरफ के लंबवत रूप में जमने से, क्या लंबवत रूप में जमने से क्या है, एक दीवार जैसी आकृति बन जाएगी। और ये दरार के माध्यम से होता है, केंद्रीय उद्गार के माध्यम से डाइक का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता। किसके माध्यम से होता है, दरारी उद्गार के समय ही ये हमारी डाइक का निर्माण होता है। तो ये हमने 6 आकृतियां देखी जो कैसे होती है, अंतर्वेदी आकृतियां। अब हम देखेंगे बहिर्वेदी आकृतियां, मतलब जो मैग्मा है, जो भंडार है उससे बाहर निकल चुका है, सतह पे आ चुका है। तो सतह पे आने के बाद बहिर्वेदी आकृतियों का निर्माण होता है। तो ये वो आकृतियां होती है जो लावा और अन्य जो ज्वालामुखी पदार्थ है उनकी पृथ्वी की सतह पर ठंडा होने होकर जमने से बनती है। तो ये वो आकृतियां होती है जो लावा और जो अन्य ज्वालामुखी पदार्थ है उनकी पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर जमने से बनती है। वो हमारी कौन सी आकृतियां कहलाएगी, बहिर्वेदी स्थलाकृतियां। पहली आकृति कौन सी आती है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है हमारा शंकु, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोन। जैसे हम क्या कहेंगे, अंग्रेजी में कोन कहेंगे। तो कोन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देखेंगे कौन से। तो ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाले विभिन्न प्रकार के कोन या शंकु कौन कौन से। पहला आता हमारा सिंडर शंकु।
पहला कौन सा कोन आता है? सिंडर कोन या सिंडर शंकु की बात करें तो इस प्रकार के शंकु का निर्माण तब होता है। तो बात करें इस प्रकार के शंकु का निर्माण कब होता है? इस प्रकार के शंकु का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी उद्भव के दौरान लावा की मात्रा तो कम होती है और राख की मात्रा ज्यादा होती है। क्या? जब बाहर निकलता है तो लावा तो निकलता है, लेकिन लावा के साथ क्या राख ज्यादा निकलती है, तो इन्हें क्या राख शंकु भी कहेंगे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? राख शंकु भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें राख की मात्रा ज्यादा होती है, लावा की मात्रा कम होती है, तो उसमें सिंडर शंकु, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? राख शंकु भी कहते हैं। इन शंकु की ऊंचाई कम होती है और ढाल क्या है? अवतल होता है। इन शंकु का क्या है? ढाल अवतल होता है, मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ, मतलब इस तरह से होता है कि जैसे ये है इस तरह से गोल, इस तरह से ढाल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या राख की मात्रा ज्यादा होती है। तो और क्या है? विस्फोट के साथ निकलते हैं ये, और विस्फोट के साथ क्या है? इसमें लावा तो कम निकलता है और राख ज्यादा निकलती है, सिंडर शंकु, इसलिए इनके कहते हैं राख शंकु भी कहेंगे। उदाहरण के रूप में देखें तो मैक्सिको का जोरल्लो शंकु, मैक्सिको का जो जोरल्लो शंकु है वो इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। चित्र में भी आप इसको देख सकते हैं, जो हमारे सिंडर शंकु है। अगला शंकु आता है हमारा कौन सा? अम्लीय शंकु। तो अब अम्लीय शंकु है तो उसके बाद क्षारीय शंकु भी आएगा। अम्लीय शंकु की बात करें जिसमें सिलिका की मात्रा 65% से ज्यादा होती है, और लावा कैसे होता है? जो मैग्मा की बात करें, लावा कैसा होता है हमारा? गाढ़ा होता है। तो उसकी बात करें तो इस प्रकार के शंकु का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी उद्भव के दौरान क्या अम्लीय लावा बाहर निकलता है, और अम्लीय लावा में क्या होता है? सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, और इस सिलिका की मात्रा ज्यादा होने की वजह से गाढ़ा और चिपचिपा होता है, और ये निकलते समय ही क्या है? जम जाता है, जैसे निकलता है वैसे ही जम जाता है। इसलिए क्या इस प्रकार के लावा के द्वारा ऊंचे और तीव्र ढाल वाले जो शंकु है उनका निर्माण होता है। उदाहरण के लिए देखें तो इटली में स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है, इटली का जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो हमारे अम्लीय शंकु की तरह ही दिखता है। इसमें क्या परतों का निर्माण होता है, अम्लीय लावा की परतें बन जाती है इसके अंदर, चित्र में भी आप देख सकते हैं। तो अम्लीय शंकु देख लिया। वैसे ही हमारा क्या आता है? क्षारीय शंकु आता है। क्या क्षारीय शंकु की बात करें तो इस प्रकार के शंकु का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी उद्भव के दौरान क्षारीय लावा निकलता है। कैसा लावा? क्षारीय लावा निकलता है, और क्षारीय लावा में क्या सिलिका की मात्रा कम होती है। क्षारीय लावा में क्या होता है? सिलिका की मात्रा कम होती है, और सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से ये पतला और अत्यधिक तरल होता है, और ये निकलते ही जमता नहीं है। ये लावा का कम ऊंचाई और मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करता है, और इस प्रकार के शंकु को हम क्या बोलते हैं? शिल्ड शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? शिल्ड शंकु कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आकार का योद्धा की ढाल की तरह होता है, जैसे योद्धा की ढाल होती है उसी प्रकार इनका आकार बन जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो प्रशांत महासागर में हमारा हवाई द्वीप पर, या प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पर जो मोना लोआ ज्वालामुखी है, कौन सा? मोना लोआ ज्वालामुखी है, ये इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। किसका? क्षारीय शंकु का। तो हमारी ये ढाल की तरह देख सकते हैं, ये एक ढाल बन जाती है जैसे जो योद्धा की ढाल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लावा क्या होता है? पतला होता है। क्षारीय लावा कैसा होता है? पतला होता है, जो क्या है? निकलते ही जमता नहीं है, और वो क्या है? लंबी दूरी तक फैल जाता है। इसी वजह से क्षारीय शंकु को क्या बोलते हैं? हमारे शिल्ड शंकु भी कहते हैं। चौथा शंकु आता है हमारा मिश्रित शंकु, जिसे कंपोजिट कौन कहते हैं। जब ज्वालामुखी उद्भव के दौरान के लावा के साथ राख, धूलखंड और जल खंडाश्मी पदार्थ आदि अन्य पदार्थ भी परतों के रूप में निकलते हैं। क्या? कभी लावा निकला, कभी धूल निकली, कभी राख निकली, कभी जल खंडाश्मी पदार्थ निकले, तो इस तरह कुछ कभी कुछ निकलता है, कभी कुछ निकलता है, और ये क्या है? परतों के रूप में जमने लग जाते हैं और जमते हैं। तो वे क्या है? एक विशाल शंकु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? विशाल शंकु का निर्माण करते हैं, और इन्हें ही क्या कहते हैं? हमारे स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहते हैं। जैसे हमारे उत्तरी अमेरिका में माउंट हुड, या फिर हमारे माउंट रेनियर। क्या माउंट हुड और माउंट रेनियर हमारे क्या कंपोजिट कोन या मिश्रित शंकु के उदाहरण हैं। चित्र में भी आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे दो तो राख की परतें दिख रही है, और दो हमारे लावा की परतें दिख रही है, और बीच में हमारा वेंट या पाइप है, कोन है, जिसके माध्यम से जो हमारे राख पदार्थ ये सब चीजें निकलती है। तो लावा की परतें हमारी डार्क लाइन में दिख रही है, साथ ही साथ क्या है? वेंट और पाइप बीच में दिख रही है, बीच में लाइट में हमारी राख की परतें। ये हमारे क्या है? मिश्रित शंकु या कंपोजिट कोन। अगला प्रकार आता है हमारा कौन सा? परपोषित शंकु। परपोषित शंकु या पैरासाइट कोन की बात करें, जब मुख्य शंकु की जो वाहक नलिका है, क्या मुख्य शंकु की जो वाहक नलिका है इस पर लावा के द्वारा अत्यधिक दबाव लगाया जाता है, उस पर क्या अत्यधिक दबाव लगाया जाता है, तो वाहक नलिका क्या होती है? बीच में से फट जाती है, और फटने की वजह से क्या होता है? जिससे मुख्य शंकु के ढाल पे ही लावा निकलने लगता है। जैसे हमारी ये क्या थी? ये हमारी मुख्य पाइप थी। क्या थी? मुख्य पाइप थी, वाहक नलिका। इस पे दाब लगता है, अब दाब लगने की वजह से बीच में से ये क्या फट जाती है, और फटने की वजह से क्या है? इसके ढाल पर से ये लावा निकलने लगता है, और एक छोटा सा शंकु का निर्माण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? परपोषित शंकु या फिर पैरासाइट कोन कहेंगे।
तो इससे क्या है, मुख्य शंकु की ढाल पर एक छोटा सा शंकु बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, परपोषित शंकु या पैरासाइट कॉन कहेंगे। उदाहरण के रूप में देखें तो उत्तरी अमेरिका में शास्ता का जो हमारे परपोषित शंकु है शास्तिना, शास्ता तो हमारा मेन शंकु है और उसके पास में क्या है, शास्तिना उसका परपोषित शंकु है। तो ये हमने तो शंकुओं के प्रकार देख लिए, शंकुओं के प्रकार। अब हम देखेंगे एक नई आकृति बनती है हमारी काल्डेरा, ये हम देख रहे हैं बहिर्वेदी आकृतियां जो लावा की वजह से बनती है। दूसरी आकृति हमारी बनती है कौन सी, काल्डेरा। तो विस्फोट ज्वालामुखी उद्भव होने के पर क्या, विस्फोट ज्वालामुखी उद्भव होने पर सतह का बहुत बड़ा भाग धंस जाता है। क्या होता है कि एक विस्फोट हुआ, विस्फोट की वजह से क्या होता है कि सतह का बहुत बड़ा भाग क्या धंस जाता है, जिससे एक विशाल कुंड या गर्त का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं। और जब क्या है, ज्वालामुखी क्रियाएं शांत हो जाती है तो इस कुंड में वर्षा का जल भर जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, काल्डेरा झील कहते हैं। चित्र के माध्यम से आपको एक बार वापस बता देते हैं कि हमारे काल्डेरा का निर्माण कैसे होता है। कि जैसे हमारे ये मैग्मा भंडार है, ये क्या हमारा मैग्मा भंडार है, वेंट है, वेंट के माध्यम से धूल भी निकली, लावा भी निकला, और सब जलखंडाश्म पदार्थ गैसें सब निकल गई बाहर। जैसे निकलते हैं कुछ दिनों बाद क्या है, ये हमारे ठंडा हो जाता है। क्या होता है, ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद देखते हैं तो बीच में खालिस्तान रह गया, ये वाला खालिस्तान होता है। नीचे हमारा मैग्मा भंडार है लेकिन बीच में क्या है, खालिस्तान होता है और ये ज्वालामुखी शांत हो गए। लेकिन अचानक ही क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ज्वालामुखी शंकु का पतन हो जाता है, ये पूरा पूरा ढह जाता है। ये क्या है, जो जमीन है ये हमारी अंदर की तरफ ढह जाती है और ढहने की वजह से कुंड का निर्माण होता है। ये हमारे क्या ऊपर कुंड की तरह आप देख सकते हैं, एक और क्या है, एक कुंड की तरह निर्माण हो गया, जैसे ये हमारा कुंड का निर्माण हो गया। और इस कुंड में जब पानी भर जाता है, क्या इस कुंड में पानी भर जाता है तो क्रेटर झील या काल्डेरा झील का निर्माण होता है। आप इस चित्र को देख सकते हैं। और ये क्या अचानक धंसने की वजह से होता है। तो चित्र टेक्स्ट में आपको एक बार वापस बता दें इस काल्डेरा के बारे में। तो विस्फोट ज्वालामुखी उद्भव होने पर क्या, विस्फोट ज्वालामुखी उद्भव होने पर सतह का बहुत बड़ा भाग अंदर की तरफ धंस जाता है जिससे एक विशाल कुंड या फिर गर्त का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं। जब ज्वालामुखी क्रियाएं शांत हो जाती है तो इस कुंड में वर्षा का जल भर जाता है जिससे क्या काल्डेरा झील का निर्माण होता है। उदाहरण की तरफ देखें तो जापान का आसो काल्डेरा, टोबा झील जो हमारा इंडोनेशिया की है, तो टोबा झील है जो इंडोनेशिया की, ये विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा झील है। उदाहरण में एक और है जापान का आसो काल्डेरा। तो चित्र के माध्यम से भी हमने देख लिया। एक होता हमारा क्रेटर, क्या होता है, क्रेटर की बात करें तो सामान्यतः शंकुओं पर पाए जाने वाली जो कीपाकार गर्त होती है, जो ऊपर की तरफ देखते हैं अंदर धसी हुई संरचना होती है। जैसे हमारी ये इस तरह की संरचना होती है, ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर क्या है, ये कीपाकार गर्त होती है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। जैसे हमारे माउंट आबू है, माउंट आबू भी यदि आप गए हैं, जो हमारे सिरोही जिले के अंदर पर्वत है माउंट आबू वाला, तो उसमें एक क्रेटर है और क्रेटर में क्या पानी बढ़ने की वजह से नक्की झील का निर्माण हुआ है। तो हमारे ये सामान्यतः शंकु पर पाए जाने वाली कीपाकार गर्त होती है जो हमारे ज्वालामुखी मुख होता है जहां से हमारे लावा बाहर निकलता है। तो क्रेटर में वर्षा का जल बढ़ने से क्रेटर झील का निर्माण होता है और क्रेटर झील का निर्माण ज्वालामुखी शांत हो जाने के बाद ही होता है। उदाहरण के लिए देखें तो हमारे लोनार झील तो महाराष्ट्र के, ये भी एक प्रकार की क्रेटर झील है। और राजस्थान की बात करें तो हमारी जो नक्की झील है ये हमारी क्रेटर झील है। फिर प्लग और डार्ट की बात करें, जो ज्वालामुखी की वाहक नलिका में लावा जम जाता है कि लावा बाहर निकल रहा है, मैग्मा भंडार से लावा बाहर निकल रहा है और बाहर नहीं निकलता और वो क्या होता है, वेंट या पाइप के अंदर ही जम जाता है, जो वाहक नलिका है उसी में जम जाता है। तो उससे एक ठोस प्लग का निर्माण होता है और ये अक्सर शंकु के अपवर्तित होने के बाद एक ऊंची संरचना के रूप में दिखाई देता है। जैसे हमारे कई बार क्या होता है कि जैसे चित्र में दिखाया गया है कि जैसे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी पर्वत था, ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वत था, लेकिन इसमें क्या है, धीरे 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 क्या है, इसका अपर्दन होने लगता है, ये अपर्दन होने लगा और लास्ट में क्या है, ये एक ही संरचना बच जाती है, ये वाली संरचना बच जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, डार्ट या प्लग कहते हैं। तो पर्वत तो इसमें क्या था, बहुत बड़ा था, लेकिन क्या है, जो वेंट या पाइप होती है, वाहक नलिका होती है, इसी में हमारा मैग्मा जम जाता है और जमने की वजह से क्या है, डार्ट या प्लग का निर्माण होता है। डार्ट का मतलब नेक और प्लग इसका निर्माण होता है। लेकिन ये कब दिखते हैं, जब पूरा पूरा पहाड़ अपरदित हो जाता है, उसके बाद डार्ट या प्लग लास्ट में रह जाता है, तभी हमें देखने को मिलता है। फिर ज्वालामुखी, हमारे पर्वत की बात करें, वोल्केनिक माउंटेन की बात करें तो एक विशाल शंकु ही ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। क्या एक विशाल शंकु ही क्या कहलाता है, ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। उदाहरण के रूप में देखिए तो जापान का फ्यूजिशान जो पर्वत है, ये हमारे क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। भाई एक विशाल शंकु ही क्या कहलाता है, ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। उदाहरण के लिए देखें तो जापान का
फ्यूजी शान पर्वत, ये हमारा ज्वालामुखी पर्वत है। फिर बात करें ज्वालामुखी पठार की, जब दरारी उद्गार होता है, क्या होता है, जब दरारी उद्गार होता है तो उसके माध्यम से क्षारीय लावा विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है और परतों के रूप में जम जाता है। क्यों? क्योंकि क्षारीय लावा की प्रकृति कैसी थी, ये पतला होता है और अत्यधिक तरल होता है। इसी वजह से क्या विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है और परतों के रूप में जमा हो जाता है। तो ये क्या करता है, तो ये हमारे ज्वालामुखी पर्वत पठार का निर्माण करता है। तो ये क्या करता है, हमारे ज्वालामुखी पठार का निर्माण करता है और इसी तरह से भारत का जो दक्कन का पठार है उसका निर्माण हुआ था। फिर गीजर की बात करें, तो जब ज्वालामुखी क्षेत्रों से गर्म जल या फिर जल ज्वालामुखी गैसें फव्वारे के रूप में बाहर निकलती है, जब ज्वालामुखी क्षेत्रों से क्या होता है, गर्म जल और हमारे ज्वालामुखी गैसें फव्वारे के रूप में बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गीजर कहते हैं। जैसे हमारे सबसे फेमस गीजर कौन सा है, अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर ओल्ड फेथफुल गीजर सबसे फेमस है। ये हमारे कौन सा, अमेरिका की जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जैसे हमारे भारत के अंदर नेशनल पार्क है उसी प्रकार पूरी दुनिया में है। तो कौन सा, येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर ओल्ड फेथफुल गीजर है, सबसे ज्यादा फेमस गीजर है। फिर धुआंरों की बात करें, फ्यूमर्स की बात करें, जब ज्वालामुखी क्षेत्रों में केवल गैसें या ज्वालामुखी क्षेत्रों से केवल गैसें और धुआं निकलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, धुआंरे कहते हैं। लावा बाहर नहीं निकलता, केवल गैसें और धुआं ही बाहर निकलता है। जैसे हमारे 10,000 धुआंरों की घाटी, ये कहाँ पे, हमारे अमेरिका के अलास्का वाले क्षेत्र में, हमारे अमेरिका के अलास्का वाले क्षेत्र में एक नेशनल पार्क है, कौन सा, कितमई नेशनल पार्क। आप यहाँ से याद रखेंगे, कितमई नेशनल पार्क है हमारे अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में, और उसे हम क्या, वहां पे कौन सी है, 10,000 धुआंरों की घाटी स्थित है, आप इसे याद रखेंगे। चित्र में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे धुआंरे निकलते हैं। तो ये हमारे क्षेत्र है, चित्र में आपको इसको जूम करके दिखा देते हैं। जैसे लोग हैं, ये देखने के लिए आए हैं और ये धुआंरे बाहर निकल रहे हैं, तो ये देखने के लिए आते हैं। कितमई नेशनल पार्क हमारे कहाँ पे, हमारे अमेरिका के अलास्का वाले क्षेत्र में कितमई नेशनल पार्क को वहां देखने के लिए आते हैं। बार बार इसलिए बोला जाता है ताकि आपको ये नाम याद हो जाए। अब बात करें, हमारे दो तरह के धुआंरे होते हैं, धुआंरे भी दो तरह के होते हैं। ये किस आधार पे है कि धुआंरों से कौन सी गैसें निकल रही है। तो एक होता है हमारा धुआंरा सोफल तारा, क्या, सोलफ तारा। एक तो हमारा क्या होता है, सोलफ तारा होता है, एक होता है हमारा मोफेटा। सोलफ तारे की बात करें तो गंधक या सल्फरिक जो धुआंरे होते हैं उन्हें सोलफ तारा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें सल्फर है, इससे सोलफ, सोलफ सल्फर, सोलफ सल्फर। तो सोलफ तारा किसे कहेंगे, जिसमें हमारे सल्फर या फिर गंधक जो धुआंरे होते हैं उन्हें सोलफ तारा कहते हैं। मोफेटा की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो धुआंरे होते हैं उन्हें मोफेटा कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो धुआंरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मोफेटा कहते हैं। ये तो हमने वो देख लिया कि कौन कौन सी आकृतियां बनती है हमारे अंतर्वेदी और बहिर्वेदी दोनों प्रकार की बात हमने कर ली। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे एक आधार हमारा स्थलाकृति के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, स्थलाकृति के आधार पर। तो ये वो ज्वालामुखी, मतलब ये ज्वालामुखी के प्रकार है जो हमारे उद्गार से निर्मित जो भू आकृतियां हैं उनके आकार और स्वरूप के द्वारा आधारित होते हैं। तो हमारे देखिए कि स्थलाकृति के आधार पे, तो एक तो हमारे कौन से होते हैं, शिल्ड ज्वालामुखी, क्या होते हैं, एक तो हमारे क्या होते हैं, शिल्ड ज्वालामुखी जो क्षारीय लावा से बनते हैं। ये ज्वालामुखी क्या होते हैं, कम विस्फोटक होते हैं और इनमें क्या दरार उद्गार के दौरान क्या क्षारीय लावा निकलता है, क्या जो नॉर्मली क्या है, जो हमारे फिशर्स के माध्यम से निकलते हैं। तो ये उद्गार के दौरान क्षारीय लावा बाहर निकलता है जो बहुत ज्यादा पतला और तरल होता है, और ये लावा क्या दूर तक फैलकर कम ऊंचाई और मंद ढाल वाले जो शंकु होते हैं, ढाल जैसी जो आकृतियां, योद्धा की जो ढाल होती है वैसी आकृतियों का निर्माण करता है। जब वाहक नलिका में जल प्रवेश कर जाता है तो ये ज्वालामुखी बहुत ज्यादा विस्फोटक हो जाते हैं। जैसे हमारा मोना लोआ जो हमारे प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है, वहां पे हमारा मोना लोआ ज्वालामुखी है जो हमारे एक तरह का शिल्ड ज्वालामुखी है। एक ज्वालामुखी आता है हमारा मिश्रित ज्वालामुखी, कौन सा, मिश्रित ज्वालामुखी की बात करें, कंपोजिट ज्वालामुखी की बात करें, स्ट्रेटोवोल्केनो की, तो ये ज्वालामुखी अत्यधिक विस्फोटक होते हैं और इनमें उद्गार के दौरान के लावा के साथ साथ राख, धूलकण और अन्य जो ज्वल खंडाश्मी पदार्थ होते हैं ये बाहर निकलते हैं। लावा और ये जो पदार्थ होते हैं परतों के रूप में जमते हैं और एक विशाल और तीव्र ढाल वाले जो शंकु का निर्माण करते हैं, ये हमारे मिश्रित ज्वालामुखी कहलाएंगे। जैसे हमारा माउंट हुड, माउंट रेनियर जो संयुक्त राज्य अमेरिका के ज्वालामुखी है, ये हमारे मिश्रित ज्वालामुखी कहलाएंगे। एक हमारा क्या था, काल्डेरा ज्वालामुखी। काल्डेरा ज्वालामुखी की बात करें तो ये ज्वालामुखी अत्यधिक विस्फोटक होते हैं। जो हमारे काल्डेरा ज्वालामुखी होते हैं ये क्या होते हैं, अत्यधिक विस्फोटक होते हैं और उनकी विस्फोटकता ये दिखाती है कि मैग्मा भंडार सतह के बहुत ज्यादा पास में है, मैग्मा भंडार सतह से ज्यादा दूर नहीं है और अत्यधिक ही विशाल है। जो मैग्मा भंडार है ये बहुत ज्यादा विशाल है और सतह के पास है।
काल्डेरा ज्वालामुखी के दौरान क्या विस्फोट के बाद, जब विस्फोट होता है तो विस्फोट के बाद सतह का एक बहुत बड़ा भाग धंस जाता है, जिससे विशाल कुंड का निर्माण होता है, जैसे हमारा आसू काल्डेरा जापान का है। अगला प्रकार आता है हमारा बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी, मतलब बेसाल्ट फ्लड वोल्केनो की बात करते हैं। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, ये बिल्कुल विस्फोटक नहीं होते हैं। बेसाल्ट वाले जो ज्वालामुखी होते हैं, ये बिल्कुल विस्फोटक नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है, दरारों के माध्यम से अत्यधिक क्षारीय लावा बाहर निकलता है। किसके माध्यम से? दरारों के माध्यम से क्या क्षारीय लावा बाहर निकलता है, जो बहुत पतला होने की वजह से विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है और लावा पठारों का निर्माण करता है, जैसे कि हमारे साइबेरियन बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, और फिर या फिर हमारा भारत का जो दक्कन ट्रैप है उसकी बात कर सकते हैं इसके उदाहरण के रूप में। ये था हमारा बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी। अगला आता हमारा मध्य महासागरीय, क्या मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, जो मिड ओशिनिक रिज वोल्केनो की बात करें। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी क्या है, हमारे महासागरीय क्षेत्रों में, क्या कहाँ पे, महासागरीय क्षेत्रों में अपसारी प्लेट किनारों पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? अपसारी प्लेट किनारों पे आते हैं इस प्रकार के ज्वालामुखी, वो भी कहाँ पे, महासागरीय क्षेत्रों में। तो ये ज्वालामुखी मध्यम से निम्न विस्फोटकता वाले होते हैं, मतलब इसके इनके इतना विस्फोटक नहीं होते हैं। इनमें इनसे निकलने वाले लावा के द्वारा क्या है, महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, रिज का निर्माण होता है। तो चित्र में भी हम देख सकते हैं जो मिड ओशिनिक रिज है, तो ये हमारी ये रिज है, जिससे हमारे क्या लावा बाहर निकलता है। जैसे हमारा मध्य अटलांटिक रिज है, मिड ओशिनिक रिज का एक उदाहरण है। अगला हमारा आता है सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रियता के आधार पर देखिए ज्वालामुखी के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। तो यह वर्गीकरण क्या, ज्वालामुखी के उद्गार की बारंबारता और भविष्य की जो संभावना है उस पर आधारित है, कि मतलब कितनी बार लावा बार बार निकल रहा है, और भविष्य में यदि अभी नहीं निकल रहा तो भविष्य में किस प्रकार से निकलेगा। तो सबसे पहले आता है हमारे सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहेंगे? ये ज्वालामुखी जिनमें बार बार ज्वालामुखी उद्भव होता है, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें क्या बार बार ज्वालामुखी उद्भव होता है या भविष्य में कभी भी उद्गार होने की संभावना होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे भारत में बैरन द्वीप, क्या बैरन द्वीप के एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो क्या सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली का स्ट्रोम्बोली, क्या इटली का स्ट्रोम्बोली, जिससे हम क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं इटली के स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। भारत में बैरन द्वीप, और हमारे दक्षिणी अमेरिका के जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, ये हमारे सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं, आप इसे याद रखें। बैरन द्वीप इसीलिए कहते हैं क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी है, लोग कहीं भी आते जाते नहीं है वहां पे। दूसरा होता है हमारा शुष्क ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो की बात करें तो ये ज्वालामुखी जिनमें कई वर्षों से कोई ज्वालामुखी उद्भव नहीं हुआ। क्या ऐसे ज्वालामुखी जिनमें क्या कई वर्षों से कोई ज्वालामुखी उद्भव नहीं होता, लेकिन भविष्य में इनमें ज्वालामुखी उद्भव होने की पूरी पूरी संभावना है। कई वर्षों से तो नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, भविष्य में इनमें उद्भव होने की संभावना है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे भारत का नारकोंडम द्वीप और हमारे इटली का विसुवियस ज्वालामुखी है। तो नारकोंडम का आप जो हमारे ग्रेट निकोबार है उसके पास में हमारा नारकोंडम द्वीप है, जहाँ पे हमारा पोर्ट ब्लेयर भी इसी द्वीप पर बना हुआ है, नारकोंडम। तो हमारे क्या सुषुप्त ज्वालामुखी है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कभी उद्गार नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में उद्गार नहीं हुआ, भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। एक होता है हमारा मृत ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी जिनमें ज्वालामुखी क्रियाएं पूर्ण रूप से शांत हो चुकी है और भविष्य में भी कोई उद्गार होने की संभावना नहीं है, तो ये हमारे मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे हमारे अफ्रीका का किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका का अकांकागुआ, तो ये हमारे ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये हमारे मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। जैसे हमारे अफ्रीका का तो किलिमंजारो है, और एक दक्षिण अमेरिका का अकांकागुआ। उद्गार के आधार पर देखें ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार होंगे, तो ये वर्गीकरण क्या है, उद्गार के तरीके और निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, तो ये वर्गीकरण है उद्गार वाला। तो उद्गार के तरीके और निकलने वाले जो पदार्थ है उनकी प्रकृति पे आधारित है, उनकी कैसी प्रकृति है, जिसे आगे क्या है, केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार में बांटा जाता है। केंद्रीय उद्गार तो एक वेंट या पाइप के माध्यम से, और दरारी उद्गार मतलब फिशर्स के माध्यम से लावा बाहर निकलता है। जैसे हमारे केंद्रीय उद्गार की बात करें, तो जब हमारे ज्वालामुखी उद्भव क्या एक वायु क्या वाहक नलिका या वेंट या पाइप के माध्यम से होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय उद्गार कहते हैं। बात करें वेंट या पाइप के माध्यम से केंद्रीय उद्गार के कौन कौन से प्रकार है। एक होता है हमारा कौन सा, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी की बात करें तो इसमें हमारा क्षारीय लावा बाहर निकलता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं, इनमें हमारे क्षारीय लावा बाहर निकलता है, जिनमें क्या, जिससे कम ऊंचाई और मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, कम ऊंचाई और मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है, और ये शुल्ड ज्वालामुखी होते हैं ना, शिल्ड ज्वालामुखी जैसे होते हैं। इनमें क्या लावा के फव्वारे निकलते हैं, कभी कभी हवा की गति से लावा के पतले कांच जैसे धागे बन जाते हैं, जिन्हें हवाई के लोग क्या है
पेले के बाल भी कहते हैं। आप इसे याद रखना, पेले का मतलब अग्नि की देवी होती है, तो पेले के बाल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हवा की गति की वजह से जो लावा बाहर निकलता है, जिसकी वजह से कांच जैसे धागे बन जाते हैं, और ये धागे क्या है, क्या कहलाते हैं? पेले के बाल। अब पेले कौन है? वहाँ की जो अग्नि की देवी है, उन्हें पेले कहा जाता है। तो आप इसे देख सकते हैं, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, जो कहा हमारे प्रशांत महासागर में। जैसे मोनोलावा ज्वालामुखी है, ये शील्ड का उदाहरण है, आप इसे याद रखेंगे, शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण। दूसरा आता है हमारा स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी मध्यम विस्फोटकता वाले होते हैं। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी की बात करें तो इस प्रकार के ज्वालामुखी मध्यम विस्फोटकता वाले होते हैं, जो और इनमें बार बार ज्वालामुखी उद्भव होता है। फिर इनमें क्या होता है? अम्लीय लावा बाहर निकलता है। कैसा लावा बाहर निकलता है? अम्लीय लावा बाहर निकलता है। इनसे क्या निरंतर प्रकाश निकलता रहता है, इसलिए स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। इसलिए स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। तो आप देख सकते हैं इनमें क्या बार बार ज्वालामुखी उद्भव होता है, और ये क्या होता है? कम विस्फोटकता वाले होते हैं। तीसरा आता है हमारे कौन सा? वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी की बात करें तो इस ज्वालामुखी का नाम इटली के लिपारी द्वीप में स्थित तो वल्केनो नाम पर रखा गया है। क्या लिपारी द्वीप में एक पहाड़ है, पहाड़ का नाम क्या है? वल्केनो। तो उसी के आधार पे क्या है, जो हमारे वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी का नाम रखा गया है। तो ये ज्वालामुखी क्या है? विस्फोटक होते हैं। ये ज्वालामुखी कैसे होते हैं? विस्फोटक होते हैं। इनसे क्या है? अम्लीय लावा निकलता है। कैसा लावा निकलता है? इनसे अम्लीय लावा बाहर निकलता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में गैसों की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। क्या होता है? गैसों की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, और उद्भव के दौरान धूल और राख की जो गैसें होती है, ऊपर उठ के काले बादल के रूप में फैल जाती है। आप इसे देखते थे, काले बादल के रूप में ये गैसें और जो राख है, तो ये हमारे ऊपर काले बादल के रूप में फैल जाती है। और फूल गोभी ये शब्द कॉलीफ्लावर का आकार ले लेती है। आप ये शब्द लिखेंगे तभी जाके बेहतर नंबर आएंगे। हमारे वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी में क्या फूल गोभी है? कॉलीफ्लावर का आकार ले लेती है, जो हमारे धूल और राख के कण है, ये बादल के रूप में जम जाते हैं। तो ये हमारे कौन से? वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी का उदाहरण है। फिर आता है हमारा पिलियन ज्वालामुखी। कौन सा? पिलियन ज्वालामुखी की बात करें तो इस ज्वालामुखी का नाम कैरेबियन सागर में स्थित जो मार्टिनिक द्वीप है, कैरेबियन सागर में स्थित जो मार्टिनिक द्वीप है, वहां पाए जाने वाले पिली ज्वालामुखी के नाम पे रखा गया है। जब मार्टिनिक द्वीप पे पाए जाने वाले जो पिली ज्वालामुखी है, उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है, और वो कहाँ पे? हमारे कैरेबियन सागर में। तो ये ज्वालामुखी अत्यधिक विस्फोटक होते हैं। ये ज्वालामुखी कैसे होते हैं? अत्यधिक विस्फोटक होते हैं। और इनमें क्या उद्गार के दौरान अम्लीय लावा के साथ साथ अन्य जो ज्वल कंडाश्म पदार्थ होते हैं, जैसे पायरोक्लास्टिक, ये भी बाहर निकलते हैं। मतलब उद्गार के दौरान क्या अम्लीय लावा तो निकलता ही निकलता है, साथ में क्या अन्य जो ज्वल कंडाश्म पदार्थ है, पायरोक्लास्टिक, ये भी बाहर निकलते हैं। और ये इतना गाढ़ा होता है कि नली में ही जम के लावा की सुई या स्तंभ, मतलब जो प्लग है, उसका निर्माण कर लेता है। पीलियन ज्वालामुखी ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। बात करें इस प्रकार के ज्वालामुखी के उद्भव से, या इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भव से ज्वल खंडाश्म पदार्थ प्रारंभ हो जाता है, जो क्या है? अंततः विनाशकारी होता है। इस प्रकार की ज्वालामुखी उद्भव से क्या ज्वल खंडाश्म पदार्थ क्या है? प्रारंभ हो जाता है, जो क्या बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है, क्योंकि पत्थर बहुत दूर दूर तक जाते हैं, और जो बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है। ये वो कौन सा? हमारा पीलियन ज्वालामुखी की बात की हमने। अब आता प्लीनियन। पहला था पिलियन और अब आता प्लीनियन, न भी है इसमें। तो प्लीनियन ज्वालामुखी की बात करें, चित्र में भी आप देख सकते हैं कि उद्गार उद्गार तो यहाँ से हुआ, और विस्फोट के साथ ये क्या हमारे समताप मंडल तक चला जाता है। इसकी गैसें और धूल क्या कहाँ तक चली जाती है? समताप मंडल तक चली जाती है। तो इस ज्वालामुखी का नाम प्लिनी द एल्डर नामक एक जो वैज्ञानिक है, इनके नाम पे रखा गया है। प्लिनी द एल्डर नाम का जो वैज्ञानिक था, भूवैज्ञानिक, उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है ज्वालामुखी का, जिसकी मृत्यु क्या इसी उद्भव के दौरान हुई थी। और 79 ईस्वी में जब माउंट विसुएस फटा था, तो पूरा का पूरा पोम्पई शहर राख के नीचे दफन हो गया था। क्या? जब माउंट विसुएस फटा था, तो पूरा पूरा पोम्पई शहर क्या था? राख के नीचे दफन हो गया था। और यह विस्फोट क्या हफ्तों तक आकाश को काला रख सकता है। एक बार विस्फोट होता है तो इससे क्या हफ्तों तक क्या जो प्रकाश की किरण है धरती पे नहीं आती है। अतः इसे क्या विसुएस प्रकार का ज्वालामुखी भी कहते हैं। ये ज्वालामुखी अत्यधिक विस्फोटक होते हैं, इनमें क्या गैसों की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। क्या ये एक प्रकार का विशेष प्रकार का ज्वालामुखी है? ये ज्वालामुखी क्या अत्यधिक विस्फोटक होते हैं, और इनमें गैसों की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भव के दौरान निकलने वाली गैसें कहाँ समताप मंडल तक पहुंच जाती है। चित्र में भी हम देख सकते हैं कि नीचे तो शुष्क मंडल ही रह जाता है, गैसें कहाँ समताप मंडल तक पहुंच जाती है, और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है। ये ज्वालामुखी क्या सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए विस्फोटकता के आधार पे इनका एक क्रम बताओ, तो आप क्या बताएंगे? सबसे ज्यादा विस्फोटक हमारे प्लीनियन है, फिर पिलियन, फिर वल्केनो, फिर स्ट्रोम्बोली, और सबसे कम कौन से? हवाई। ये विस्फोटकता
क्रम। ये तो हमने केंद्रीय उद्गार के आधार पे देखा। अब हम देखेंगे दरारी उद्गार के आधार पे। केंद्रीय उद्गार अलग है, दरारी उद्गार अलग है। दरारी उद्गार की बात करें तो इसमें एक उदाहरण आता है हमारा आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी, आइसलैंडिक टाइप वोल्केनो की बात करें तो जब दरारों के माध्यम से अत्यधिक क्षारीय लावा या अत्यधिक क्षारीय लावा बाहर निकलता है तो उसे हम दरारी उद्गार कहते हैं। अब दरारी उद्गार मुख्यतः क्या अपसारी जो प्लेट किनारे हैं वहां पे होता है, अपसारी प्लेट किनारे हैं वहां पे होता है। उसकी बात करें तो इस प्रकार के जो उद्गार है, इस प्रकार के उद्गार से निकलने वाला लावा विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है और विस्तृत क्षेत्र में फैल के ज्वालामुखी पठार का निर्माण करता है। और ये ज्वालामुखी बिल्कुल विस्फोटक नहीं होते, ये बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी जैसे ही होते हैं, जैसे हमारा साइबेरियन बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र और हमारे दक्कन ट्रेप भारत का, वो इसके अंदर उदाहरण के रूप में शामिल किए जाएंगे। तो हमने ज्वालामुखी के बारे में सब कुछ देख लिया, मतलब उनके प्रकार है और कारण भी देख लिया। अब देखेंगे ज्वालामुखी के प्रभाव। प्रभाव की बात करें दोनों प्रभाव होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ज्वालामुखी के पृथ्वी और मानव जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे सकारात्मक कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे। जैसे ज्वालामुखी को प्रकृति का वरदान भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के संतुलन और विकास में मदद करता है। पृथ्वी को संतुलित बनाए रखने में ज्वालामुखी बहुत ज्यादा कारगर होता है। जैसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व की बात करें तो पृथ्वी के गर्भ में अत्यधिक जो रेडियोधर्मी पदार्थ गर्मी और दबाव जमा हो जाता है, क्या रेडियोधर्मी जो गर्मी और दबाव जमा हो जाता है, यदि ज्वालामुखी न हो तो ये दबाव क्या पृथ्वी की सतह को कभी भी कहीं से भी भयानक रूप से फाड़ सकता है। यदि ये दबाव पृथ्वी के अंदर ही रहे तो ये क्या पृथ्वी कभी भी दो टुकड़े हो जाएंगे पृथ्वी के। ज्वालामुखी क्या है इस अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकालता है जिससे विनाश टल जाते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है। अंदर क्या होता है रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से चट्टानें पिघल जाती है, जिससे क्या है गर्मी बढ़ती है, दबाव बढ़ता है। और यदि पृथ्वी के अंदर ही रहे तो दबाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि पृथ्वी को कहीं से भी चीरने में मदद कर सकता है। लेकिन ज्वालामुखी क्या करते हैं कि वेंट या पाइप के माध्यम से इस जो गैसें हैं या गर्मी है उसको बाहर निकलने में मदद करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि यह पृथ्वी का एक तरह का सुरक्षा वाल्व है। फिर अत्यधिक उपजाऊ वाली मृदा, जब बेसाल्टिक लावा ठंडा होकर चट्टान बनता है तो समय के साथ वो टूटता है और काली मिट्टी मतलब रेगुर सॉइल का निर्माण होता है। और ये मिट्टी क्या नमी को सोखने में क्रस्ट होती है और कपास गन्ने और मूंगफली की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। भारत का दक्कन का पठार इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। फिर बात करें मैं खनिज संपदा के भंडार की, तो मैग्मा के साथ पृथ्वी की गहराई में क्या है सोना चांदी तांबा हीरे जैसी जो कीमती खनिज है वो ऊपर आ जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की जो हीरे की खदानें हैं ज्वालामुखी पाइपों में ही स्थित है। फिर भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वालामुखी क्षेत्रों में भूमिगत जल क्या है गर्म होकर भाप में बदल जाता है और भाप से क्या टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जा सकती है। आइसलैंड जैसे देश क्या अपनी अधिकांश बिजली इस प्रकार की तकनीक से पैदा करते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण भी नहीं होता। भूतापीय ऊर्जा। पर्यटन और झीलों की बात करें तो ज्वालामुखी के शांत होने पर उनके मुख में पानी भर जाता है जिससे हमारे क्रैटर झील का निर्माण होता है, जैसे हमारे महाराष्ट्र की लोनार झील है। इसके अलावा क्या गर्म पानी के झरने पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और इनके पानी में जो मौजूद गंधक होता है ये क्या करता है चर्म रोगों को ठीक करने में सहायता करता है, जैसे हमारे सोलफ तारा था। अब हम देखेंगे जो ज्वालामुखी है इससे क्या क्या नुकसान होता है, मतलब नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो जब ज्वालामुखी का उद्गार अचानक और विस्फोटक होता है तो प्रलयकारी सिद्ध होता है, मतलब इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे हमारे पायरोक्लास्टिक प्रवाह की बात करें तो यह क्या हमारे लावा से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जब गर्म गैसें राख और चट्टानों का एक तीव्र मतलब 700 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से प्रवाह होता है, मतलब एक तरह से उछलती है चीजें पत्थर चट्टाने गैसें राख, ये हमारे 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बाहर निकलती है, जो क्या करती है रास्ते में आने वाले हर चीज को जलाकर राख में बदल देती है। इसको कहते हैं पायरोक्लास्टिक प्रवाह। तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की बात करें अम्लीय वर्षा, जिसमें सबसे पहला आता है जलवायु ज्वालामुखी से निकलने वाली SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये हवा में नमी के साथ मिल जाती है। ये हमारी ज्वालामुखी से निकलने वाली जो SO2 गैस है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये हवा में नमी के साथ मिल जाती है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, जिससे क्या है हमारे अम्लीय वर्षा होती है। वैश्विक शीतलन की बात करें ग्लोबल वार्म कूलिंग की, कभी कभी राख के बादल इतने घने हो जाते हैं कि वो सूर्य की रोशनी को हफ्तों तक जमीन तक आने से रोक देते हैं, जिससे क्या पृथ्वी का तापमान अचानक गिर जाता है, जिसे हम कहते हैं वैश्विक शीतलन। फिर जलीय और स्थलीय जैव विविधता की बात करें तो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने से क्या होता है पानी का तापमान बढ़ जाता है। यदि समुद्र के भीतर या समुद्र के भीतर ज्वालामुखी फटता है तो इससे पानी का तापमान बढ़ जाता है और रासायनिक असंतुलन पैदा होता है।
जिससे क्या हजारों समुद्री जीव मर जाते हैं, जमीन पर जंगलों और वन्य जीवों का आवास पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। सुनामी की बात करें तो यदि कोई ज्वालामुखी द्वीप समुद्र के बीच में ही फटता है, क्या यदि कोई ज्वालामुखी द्वीप है समुद्र के बीच में फटता है या फिर उसका कोई हिस्सा समुद्र में गिरता है, तो इससे विशाल लहरें उत्पन्न होती है, जिससे हमारी सुनामी पैदा हुई थी। उदाहरण के लिए देखें, 1883 में क्राकाटाओ में विस्फोट हुआ था और बहुत बड़ी बड़ी समुद्री लहरें पैदा हुई थी। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन देखें इसका, हमारे प्रभाव का, तो कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुख्य प्रभाव देखें तो काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिससे हमारे क्या कपास के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। ऊर्जा की बात करें तो भूतापीय ऊर्जा में काम आती है, ये हम सकारात्मक ही देख रहे हैं। स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करते हैं। स्वास्थ्य में कैसे काम करते हैं? जहरीली गैस से बनाम गंधक जल, तो श्वसन रोग बनाम चर्म रोग का उपचार होता है, कि कई जैसे जहरीली गैसें निकलती है तो श्वसन रोग हो सकता है और गंधक जल की वजह से क्या है, चर्म रोग का उपचार भी हो सकता है। भूगोल की बात करें तो नए द्वीप और पर्वतों का निर्माण होता है। बात करें पृथ्वी के मानचित्र में इससे बदलाव हो जाता है। तो ये जो एक छोटी सी टेबल थी इनके प्रभाव को देखने की। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी के वैश्विक वितरण, मतलब दुनिया में ज्वालामुखी को किस तरह से बांटा जाता है। तो ज्वालामुखी का वितरण प्लेट विवर्तनिक, क्या ज्वालामुखी का वितरण प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर दिखाया जाता है। किसके आधार पे? प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर दिखाया जाता है। बात करें कौन कौन सी इससे ज्वालामुखी पेटियों का निर्माण होता है। तो वैश्विक वितरण देख रहे हैं। पहली पेटी आती है हमारी परिप्रशांत महासागरीय पेटी। कौन सी? सर्कम पैसिफिक बेल्ट की बात करें, परिप्रशांत महासागरीय पेटी की, तो इसे प्रशांत महासागरीय अग्निवलय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागरीय अग्निवलय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या, दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कारण की बात करें तो यहाँ अभी सारी प्लेट सीमाएं, जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पाई जाती है, जहाँ क्या भारी महासागरीय प्लेटें, क्या जो भारी महासागरीय प्लेटें हल्की महाद्वीपीय जो प्लेट है उनके नीचे क्षेपण करती है, मतलब सबडक्शन करती है। तो आप देख सकते हैं जो भारी तो महासागरीय प्लेट है, तो इस तरह देखें तो जैसे एक प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है, जैसे ये तो हमारे महाद्वीपीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है, ये हाथ से महासागरीय देखे तो ये तो होती है भारी, ये होती है हल्की। भारी होती है तो ये दो जब दोनों एक दूसरे के पास आती है तो ये नीचे चली जाती है, ये नीचे चली जाती है, नीचे जाके अब यहाँ पे क्या है, पिघल जाती है। अब पिघल के क्या है, यहाँ पे मैग्मा का भंडार का निर्माण करती है और वो लावा के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी परिप्रशांतीय महासागरीय पेटी के उदाहरणों के रूप में देख रहे हैं। तो कारण के रूप में दोबारा देख ले तो यहाँ अभिसागरी प्लेट सीमाएं पाई जाती है, मतलब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पाई जाती है, जहां हमारे भारी महासागरीय प्लेटें हल्की महाद्वीप प्लेटों के नीचे क्षेपण या फिर सबदक्शन करती है, जिससे हमारे मैग्मा का निर्माण होता है, जो अत्यधिक गैस और दबाव के कारण क्या विस्फोट के रूप में बाहर निकलता है। विस्तार की बात करें तो ये पेटी क्या है, अंटार्कटिका से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के एंडीज, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड के घोड़े की नाल के आकार में फैली हुई है, जो हमारी परिप्रशांत महासागरीय पेटी है। विशेषता की बात करें तो दुनिया के लगभग 66%, मतलब 2/3 ज्वालामुखी इसी पेटी में स्थित है। चित्र में भी हम इसको देख सकते हैं। ये हमारी परिप्रशांत महासागरीय पेटी, तो ये हमारी परिप्रशांत महासागरीय पेटी है, जिसमें हमारे 66% जो ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। दूसरा हमारा मध्य महासागरीय महाद्वीपीय पेटी है, तो ये हमारे इस क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र मध्य महाद्वीप के बीच में, तो यहाँ वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी है। और तीसरा मध्य महासागरीय पेटी है। तीसरी कौन सी है? मध्य महासागरीय पेटी, तो महासागर के बीच में है ये हमारे महासागर के बीच में है। तो चित्र में भी हम इसको देख चुके हैं। अब देखेंगे हमारी दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करें, तो ये पेटी का यूरेशिया और अफ्रीका के मिलन बिंदु पे स्थित है। प्लेटों का विसरण की बात करें तो यहाँ क्या मुख्य रूप से अफ्रीकन, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में टकराव होता है। तीन प्लेटें हैं, कौन कौन सी? अफ्रीकन एंड यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, तीनों प्लेटों के बीच में यहाँ टकराव होता है। विशेषता की बात करें तो इस क्षेत्र में ज्वालामुखी के साथ साथ भूकंप की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। इस क्षेत्र में क्या होता है, ज्वालामुखी के साथ साथ भूकंप की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। हिमालय क्षेत्र इसी पेटी में आता है। जो हमारा हिमालय क्षेत्र होता है, तो हिमालय क्षेत्र भी इसी पेटी में आता है। हालांकि वहां पे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, क्यों? क्योंकि वहां की क्रस्ट क्या होती है, मोटी होती है। क्या? वहां की क्रस्ट क्या मोटी होती है, लेकिन भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो इटली है में ये बहुत ज्यादा सक्रिय है। जो हमारा मध्य महाद्वीपीय पेटी है ये इटली में बहुत ज्यादा सक्रिय है। तो भूमध्य सागर के रत्न की बात करें तो हमारे स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे निरंतर लावा निकलता रहता है।
तो ये उदाहरण हमारा किसका, मध्य महाद्वीपीय पेटी का। अब देखेंगे मध्य महासागरीय पेटी। मध्य महासागरीय पेटी की बात करें तो ये पेटी क्या समुद्र के नीचे छिपी हुई जो पहाड़ियां होती है, समुद्र के अंदर की बात कर रहे हैं, उनकी एक श्रृंखला होती है। बात करें हमारे अपसारी प्लेट सीमा की, तो जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है और जैसे प्लेटें दूर हटती है, नीचे का मैग्मा शांत तरीके से दरारों के माध्यम से बाहर आता है और नई समुद्री सतह का निर्माण कर देता है। निर्माण की बात करें तो यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हिंसक नहीं होते हैं, बल्कि दरार उद्भेदन के रूप में होते हैं। आइसलैंड इस पेटी का एक हिस्सा है जो हमारे समुद्र तल से ऊपर दिखाई देता है। तो हमने ये तीसरी देखी मध्य महासागरीय पेटी। अब चौथा आता हमारा ज्वालामुखी तप्त स्थल, जो वोल्केनो हॉट स्पॉट्स की बात करें। सामान्यतः ज्वालामुखी प्लेटों के किनारों पे होते हैं। ये क्या होते हैं, ज्वालामुखी जो प्लेटें होती है इनके किनारों पे होते हैं, लेकिन ये हॉट स्पॉट अपवाद है। भाई सामान्यतः ज्वालामुखी कहाँ होते हैं, प्लेटों के किनारों पे होते हैं, लेकिन हॉट स्पॉट किनारों पे नहीं होते हैं। जैसे मेंटल प्लूम की बात करें तो पृथ्वी की गहराई जो मेंटल से गर्म मैग्मा की एक संकीर्ण धारा सीधे ऊपर उठती है और प्लेट के बीच के हिस्से को तोड़कर बाहर निकल जाती है। वो हमारा क्या कहलाता है, मेंटल प्लूम कहलाता है। तो मेंटल प्लूम किसे कहेंगे कि पृथ्वी की गहराई जो मेंटल होता है वहां से गर्म मैग्मा की एक संकीर्ण धारा ऊपर की तरफ उठती है और प्लेट के बीच के हिस्से को तोड़कर बाहर निकल जाती है, उसे मेंटल प्लूम कहेंगे। प्लेट की गति की बात करें, जैसे जैसे प्लेट आगे खिसकती है, पुराना ज्वालामुखी मृत हो जाता है और मैग्मा के ऊपर नया ज्वालामुखी बन जाता है और हवाई द्वीप की श्रृंखला इसी का परिणाम है, मतलब हवाई द्वीप की श्रृंखला इसी से बनी है। भारत के संबंध की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भारत का दक्कन ट्रैप जो लावा पठार है, इसका निर्माण भी रीयूनियन हॉट स्पॉट के कारण ही हुआ है। जब भारतीय प्लेट इससे होके गुजरी थी, किससे, रीयूनियन हॉट स्पॉट से होके गुजरी थी, तब भारत के दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। फिर बात करें हमारे पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी, जो पांचवा हमारे क्या है, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी की बात करें तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारा महाद्वीप भविष्य में टूटकर दो हिस्सों में बट रहा है। ये एक महाद्वीप क्या है, भविष्य में टूटकर दो हिस्सों में बट रहा है। बात करें प्रक्रिया की तो सोमाली प्लेट और नूबियन प्लेट, दो प्लेटें हमारे कौन कौन सी अफ्रीका के अंदर है, ये सोमाली प्लेट और नूबियन प्लेट, तो एक दूसरे से दूर जा रही है और इस खिंचाव के कारण क्या धरती की सतह पतली हो रही है, धरती में क्या दरारें पड़ रही है। परिणाम की बात करें तो यहाँ दरारों के माध्यम से ज्वालामुखी बनते हैं। यहाँ क्या दरारों के माध्यम से ज्वालामुखी बनते हैं। तंजानिया का माउंट किलिमंजारो एक सुप्त ज्वालामुखी है। जो तंजानिया का माउंट किलिमंजारो है, ये क्या है, एक सुप्त ज्वालामुखी है जो हमारे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। जो क्या हमारे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, कौन सा, माउंट किलिमंजारो। अभी एक टेबल के अंदर इस चीज को देखें तो हमारे पांचों चीजों के, जैसे परिप्रशांत मास जो वैलेटी परिप्रशांत पेटी की, तो इसके अंदर प्लेटों का प्रकार क्या है, अभिसारी, मतलब टकरा रही है आपस में प्लेटें। जो मतलब भारी तो हमारे महासागरीय प्लेट है, महादेव प्लेट हल्की है, तो उनका विसरण मतलब सबडक्ट करके जो महासागरीय प्लेट है ये नीचे चली जाती है। विशेषता की बात करें तो इनसे हमारे सक्रिय विस्फोटक ज्वालामुखी निकलते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो फ्यूजियान और कोटोपेक्सी। मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करें तो अभिसारी होती है। ये कैसी होती है, अभिसारी। इसमें भी हमारे दो प्लेटें टकरा रही है, लेकिन दोनों महाद्वीपीय होती है। जैसे अल्पाइन और हिमालय बेल्ट इसकी मुख्य विशेषता है। विसुवियस और बैरन द्वीप, या विसुवियस और बैरन द्वीप इसके अच्छे उदाहरण है। ये बैरन द्वीप तो भारत का है, दो भारत के अंदर दो ज्वालामुखी द्वीप है, एक तो नारकोंडम और एक बैरन द्वीप, आपसे याद रखेंगे। बैरन द्वीप तो सक्रिय ज्वालामुखी है और जो हमारे नारकोंडम है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, आप इसे याद रखेंगे, परीक्षा में भी आया हुआ है ये सवाल। मध्य महासागरीय प्लेट पेटी की बात करें तो यहाँ अपसारी प्लेटें हैं, मतलब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। मुख्य विशेषता की बात करें तो नई क्रस्ट का निर्माण होता है यहाँ पे। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो आइसलैंड ज्वालामुखी इसके उदाहरण है। हॉट स्पॉट की बात करें, अंतरा प्लेट मतलब प्लेट के बीच में से इसमें उद्गार होता है, मेंटल से ही उद्गार होता है हॉट स्पॉट। तो मेंटल प्लूम के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। हवाई द्वीप इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पूर्वी अफ्रीकी की बात करें तो यहाँ पे अफ्रीका दो भागों में बट रहा है, मतलब एक महाद्वीप टूटकर दो भागों में बट रहा है, तो जिसे अपसारी या विखंडन कहेंगे। मुख्य विशेषता की बात करें तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए देखें तो किलिमंजारो जो पहाड़ है इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने विश्व जो का भूगोल है उसका एक बहुत अच्छा टॉपिक ज्वालामुखी है, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।